गवर्निंग काउंसिल बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता, बोले सभी राज्य टीम इंडिया की तरह काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे राहुल गांधी, गोलाबारी के पीड़ितों से की मुलाकात, सब कुछ जल्द ठीक होने का दिया आश्वासन। 2 और भारतीय डेलीगेशन विदेश रवाना, शशि थरूर और बैजयंत पांडा कर रहे हैं नेतृत्व, बोले दुनिया को बताएंगे हमने क्या और क्यों किया। 8 दिन पहले मानसून ने दी दस्तक, 16 सालों में सबसे पहले मानसून का आगमन, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। दिल्ली में आज नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें देश के ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आए और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का सपना है। जब हर राज्य विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा। ये 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हर राज्य को कम से कम एक पर्यटन स्थल को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना चाहिए, जहां सभी सुविधाएं और आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हो। एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य, ये दृष्टिकोण न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि आसपास के शहरों के विकास का माध्यम भी बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। हमारे शहरों का विकास नवाचार और सततता की ही उनका इंजन बनना चाहिए। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की। राहुल स्कूली बच्चों से भी मिले और उनका हौसला बढ़ाया। राहुल ने बच्चों को प्यार जताया और लोगों को सब कुछ जल्दी ठीक हो जाने का आश्वासन भी दिया। राहुल ने बच्चों से कहा कि आप इन हालात से बाहर आने के लिए खूब पढ़ाई कीजिए, खूब खेलिए और स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाइए। पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये बड़ी त्रासदी है, बहुत से लोगों की जान गई है और उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। राहुल ने कहा कि मैंने उनसे बात की, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। राहुल ने आगे कहा कि लोगों ने मुझसे बताया कि वो कुछ मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहते हैं और मैं उन्हें ज़रूर उठाऊंगा। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और दुनिया के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों की 2 और टीमें विदेश दौरे के लिए बीती रात रवाना हो चुकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी। वहीं बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सांसदों की एक टीम खाड़ी देशों के लिए रवाना हुई। शशि थरूर और उनकी टीम संयुक्त राज्य अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया सहित 5 देशों की यात्रा करेगी। दिल्ली हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में शशि थरूर ने कहा कि हमें अपने देश के लिए और आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया के लिए आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा कि हमें विश्व को ये संदेश देने की आवश्यकता है कि हम चुपचाप आतंकवाद का दंश नहीं झेलेंगे बल्कि जवाब देंगे। हम नहीं चाहते कि दुनिया आतंकवाद से सिर्फ इसलिए आंखें फेर ले क्योंकि ये सिर्फ हम झेल रहे हैं। थरूर ने आगे कहा कि हम नहीं चाहते कि उदासीनता सच्चाई पर विजय प्राप्त करे। ये शांति का मिशन है, दुनिया उम्मीद के मिशन के साथ चल रही है। थरूर ने साफ तौर पर कहा कि हम वहां लोगों को अपने अनुभव बताने जा रहे हैं कि हमने जो किया वो क्यों किया और भविष्य में आतंकवाद के खिलाफ भारत का रवैया क्या होगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों से मिलेंगे और बताएंगे कि पिछले कई सालों से हम क्या झेल रहे हैं। देखिए, हम ग्रुप 1 में है जिसके इसको हेड कर रहे हैं जय पांडा साहब। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 ममालिक 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं।
तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे और उनके सामने रखेंगे। देखिए, जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। तो हम इन बातों को रखेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ ही फॉरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह से डिसाइडेड है और एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का कोऑपरेशन है। कुवैत का आपको पता है कि जहां हमको आगे जाना है, कि कुवैत के लिए कितना बड़ा वॉर हुआ। 91 का जो वॉर था वो भी आतंकवादी था, इंटरनल था, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है। मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है और ये भारत की मुख्य भूमि पर पिछले 16 सालों में मॉनसून का सबसे पहले आगमन है। इस बार अपने तय वक्त के 8 दिन पहले ही मॉनसून ने केरल में दस्तक दी है, जिसकी जानकारी भारत के मौसम विभाग ने दी है। पिछली बार राज्य में मॉनसून इतनी जल्दी 2009 और 2001 में आया था। बता दें कि केरल में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। हालांकि 1918 में राज्य में 11 मई को ही मॉनसून ने दस्तक दे दी थी, जो आज तक का केरल के सबसे जल्दी मॉनसून आगमन का इकलौता मामला है। दूसरी ओर मॉनसून के देरी से केरल आगमन का रिकॉर्ड 1972 में दर्ज है, जब मॉनसून की बारिश 18 जून को शुरू हुई थी। पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक देरों से मॉनसून का आगमन 2016 में हुआ, जब मॉनसून ने 9 जून को केरल में प्रवेश किया। आईएमडी ने मॉनसून के आगमन को देखते हुए केरल के कई जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जो अगले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश का सामना कर सकते हैं। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है, जहां 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच बारिश हो सकती है। आईएमडी ने 6 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच भारी बारिश की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। केरल ही नहीं, दिल्ली और मुंबई के कई क्षेत्रों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश में एक बार फिर से कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शहरी क्षेत्रों में कोरोना धीरे धीरे वापसी कर रहा है, जिसके चलते दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस महीने नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 साल में पहली बार कोरोना वायरस के 23 मामले दर्ज किए गए। दक्षिण एशिया में कोविड मामले में उछाल संभवतः JN.1 वेरिएंट के प्रसार के कारण हो रहा है। एक्सपर्ट की माने तो यह वायरस काफी सक्रिय है, लेकिन इसे अभी तक WHO ने चिंताजनक वेरिएंट नहीं घोषित किया है। बता दें कि मई महीने में केरल के अंदर सबसे ज्यादा 273 मामले दर्ज किए गए थे, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। राज्य ने अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और खांसी के लक्षण वाले लोगों को चेहरे को ढकने की सलाह दी है। फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक कोरोना में संक्रमित ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं और वो 3 से 4 दिन के अंदर ही ठीक भी हो जा रहे हैं। साथ ही अभी तक संक्रमित किसी भी मरीज के मौत की खबर नहीं आई है। कोरोना ने एक बार फिर से देश को डराना शुरू कर दिया है। जी हां, देश के लगभग अगर कहें 8 से 10 राज्यों में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे। हालांकि केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारें पूरी तरीके से सतर्क भी नजर आ रही हैं, लेकिन आपको याद होगा साल 2020 जब देश में कोरोना ने दस्तक दी थी और शुरुआत हुई थी दक्षिणी राज्य केरल से। केरल में एक बार फिर से बहुत तेजी से मामले बढ़े। लगभग 95 मामले बीते 24 घंटे में केरल में सामने आए। इसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक में भी कोविड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
अब ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से पूरी दुनिया कोविड के जद में आने वाली है, क्योंकि हाल ही में जो खबर आई, सिंगापुर जैसे देश में बहुत तेजी से कोविड के मामले बढ़े। भारत में अभी स्थिति वैसी नहीं है, लेकिन जरूरत है सतर्क रहने की, क्योंकि जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। और इसी को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस समय पूरी तरीके से सतर्क है। लगातार प्रदेश की सरकारें जो हैं वो एडवाइजरी जारी कर रही हैं। अगर हिंदी पट्टी राज्यों की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश में भी 4 मामले सामने आ चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली तक में लगभग 23 मामले जो कोविड के हैं वो सामने आए हैं। हम सभी भारतवासी जो हैं उन्होंने 2 डोज लगवाए कोविड के, उसके बाद बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं। ऐसे में आगे जरूरत है अब सतर्क रहने की, कि अपने आप को कोविड से बचाने के लिए जो तमाम चीजें हमने 2020 और 2021 में की थी, अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने की, वो बहुत आवश्यक है। और आपको ये भी बता दें कि लगभग 24 घंटे के अंदर अच्छे खासे कोविड के मामले पूरे देश में बढ़े हैं। आपात बैठकें भी लगातार की जा रही हैं। प्रदेश के अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, बिहार की और साथ ही साथ राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, इन सभी राज्यों में अभी उस तरीके से मामले नहीं देखे गए हैं। लेकिन दक्षिण के राज्य कर्नाटक, केरल और इसके साथ तमिलनाडु, ये 3 ऐसे राज्य हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कोविड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और साल 2020 और 2021 का दौर आपको याद होगा, जब सबसे तेजी से मामले कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में बढ़े थे। एक बार फिर से शुरुआत वहीं से हुई है। ऐसे में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है सतर्क रहने की। डरने की जरूरत कतई नहीं है कि हम कोविड से डरें, लेकिन यह जरूरत जरूर है कि हम सभी सतर्क रहें। आने वाला वक्त ही ये बताएगा कि क्या कोविड के केसेस में और बढ़ोतरी होती है या फिर कोविड पर लगाम पूरी तरीके से लग पाता है या नहीं। क्योंकि हाल के 1-2 महीनों में कोविड ने सिंगापुर समेत कई देशों में एक बार फिर से कोहराम मचाया है। तो कई जो जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो चुनौतियों भरा हो सकता है। ऐसे में हम सभी भारतीय यही उम्मीद करेंगे कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कोविड से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी। भारतीय क्रिकेट टीम को अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर जाना है, जहां उसे मेजबान टीम के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसके लिए आज भारतीय टीम और नए टेस्ट कप्तान का ऐलान कर दिया गया। 18 सदस्यीय टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई है। वहीं विकेटकीपर ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है। आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन कर रहे साई सुदर्शन और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है। करुण नायर को भी टीम में चुना गया है, जिनकी अरसे बाद वापसी हुई है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी को फिटनेस संबंधी वजहों के चलते टीम में जगह नहीं मिल पाई। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की भी टेस्ट में वापसी हुई है। वहीं श्रेयस अय्यर इस टीम का पार्ट नहीं है, जबकि सरफराज खान को भी जगह नहीं मिली है। टीम सिलेक्शन के लिए बैठक मुंबई स्थित बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में हुई। बैठक में बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया और अजित आगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति के सदस्य शामिल हुए। मीटिंग के बाद पीसी में अजीत आगरकर ने भारतीय टीम का ऐलान किया। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव सुंदर दास भी उपस्थित रहे। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।